वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के बुक का एक्सरसाइज 2 संसाधन के रूप में लोग के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने इसकी देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वो पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। आपको इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। पहले तो हम जान ले कि संसाधन क्या होता है। प्रकृति में जितनी भी चीजें होती हैं मानव उनका उपयोग करता है। जब वो मानव के लिए उपयोगी साबित होती हैं तभी वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन तो हमने जान लिया कि क्या होता है, लेकिन अगर हम मानव की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संसाधन के रूप में लोग जो हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग किसी भी देश में कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका। मतलब मानव भी क्या है, तो वो एक संसाधन है और पूरे देश में जो लोग काम करते हैं और वर्तमान उत्पादन करते हैं उनकी कौशल और उनकी क्षमता और उनकी योग्यता का एक वर्णन करने का तरीका क्या है, मानवीय संसाधन। या लोगों की सकल घरेलू उत्पाद के सृजन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। मतलब मानवीय संसाधन क्या करता है, तो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो क्षमताएं हैं, उनके द्वारा जो कार्य कौशल है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, जीडीपी जिसको हम लोग ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं, उसमें मनुष्य क्या करता है, तो अपना योगदान देता है। अन्य संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। मतलब समस्त जो जनसंख्या विराजमान है पृथ्वी पर उसे भी हम क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन कहेंगे। तो संसाधन हमने जान लिया कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं। तो मानवीय संसाधन वर्तमान में उत्पादन और कौशल उनकी जो योग्यताएं होती हैं उनके द्वारा एक रूप में जब हम उसे परिभाषित करते हैं तो उसे मानवीय संसाधन करते हैं। संपूर्ण जनसंख्या को भी मानव संसाधन कह सकते हैं और इनकी कार्य कुशलता क्षमता जो है उनको भी हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो मानवीय संसाधन के रूप में ही हम इन्हें रखेंगे। वो क्या होता है, तो एक योग्यता पे बल दिया जाता है जिससे हम ग्रोस डेवलपमेंट को देखते हैं कि एक देश में कितना विकास हो रहा है और उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ गए कि संसाधन के रूप में लोग क्या होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसे अन्य साधनों से कैसे भिन्न है। मतलब मानव संसाधन के बारे में कहा जा रहा है कि भूमि भौतिक पूंजी से कैसे अलग है। तो जाहिर सी बात है कि मानव का कोई एक गुण नहीं है, मानव में अनेक गुण व्याप्त होते हैं जिसके कारण वो पृथ्वी पर जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूमि और भौतिक पूंजी से मानव पूंजी क्या है, बिल्कुल अलग है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जनसंख्या एक दायित्व है, वह एक परिसंपत्ति है, किंतु यह सच नहीं है। लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है उसमें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सक सुविधाओं के द्वारा निवेश करके। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ही भूमि, जल, वन आदि को पहचानता है और उसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में संज्ञा दिया जाता है मनुष्य के ही द्वारा। तो मनुष्य एक बहुमूल्य संसाधन है, तभी तो हम अन्य प्राकृतिक संसाधन को पहचान पाते हैं। लोग राष्ट्रीय संपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि अगर हमें पृथ्वी से बहुत सारा संसाधन मिल रहा है तो हम केवल उनका उपभोग नहीं करते हैं। मानव को इनको खोजने में बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके विकास में भी मानव का योगदान क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अपितु वे राष्ट्रीय संपत्तियों के उत्पादक है। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे कि भूमि, पूंजी की अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इन सबको खोजने का श्रेय आप मानव को ही देंगे। क्योंकि अगर मानव नहीं होता तो वो संसाधन की पहचान कैसे कर पाता, क्योंकि वे भूमि या पूंजी का प्रयोग करते हैं। भूमि या पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकता, तो हमारे लिए संसाधन कब उपयोगी होगा, जब मनुष्य उसका उपयोग कर सकता है। बिना उपयोग के वो चीजें संसाधन नहीं कहलाती। अभी भी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका मनुष्य उपयोग नहीं करता, तो वो संसाधन नहीं कही जाएंगी। संसाधन तभी कही जाएंगी जब मनुष्य उसका उपयोग करता है। तो हम यह बात आसानी से कह सकते हैं कि भूमि एवं भौतिक पूंजी से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, मानव पूंजी है। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि मानव एक सर्वश्रेष्ठ पूंजी है, तो उसको और भी ज्यादा स्वर्णिम और भी ज्यादा निखारने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। बिना शिक्षा के कोई भी चीज जो है वो संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम बहुत आसानी से दे सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी भी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने में मुख्य कारक है। किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में यह भविष्य अपेक्षाकृत आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने बारे में ही सोचें
कि आप क्यों पढ़ते हैं, आपके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो हम शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने मानवीय जीवन को सुदृढ़ कर सकें, उसका विकास आरंभ कर सकें। अगर आप लोग अभी नहीं समझ रहे कि शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आपके माँ बाप ये बात समझते हैं, तभी तो आप लोगों को शिक्षा देते हैं। और हम क्या करेंगे, एक दिन शिक्षित होकर अपने देश के विकास में क्या करेंगे, योगदान देंगे। देश के विकास के साथ साथ जो है मानवीय विकास में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो शिक्षा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यही आप अगर दूसरी तरफ सोचे तो आप खुद सोच के देखिए कि जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं वो आपसे कितने डिफरेंट होते हैं, आपसे सोच में डिफरेंट होते हैं, आपसे कार्य में डिफरेंट होते हैं। तो शिक्षा हमें क्या करता है, एक अच्छे रास्ते पे ले जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि मानवीय पूंजी में सहायक भी है और देश के विकास में भी सहायक है। तो अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, बहुत सारा ऐसा कार्य होता है जिससे हम आसानी से हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से पूछिए जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप उनके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखते हैं तो वो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो वो शिक्षा के रूप में काफी ज्यादा कमजोर है, उनकी कार्यकुशलता क्या है, काफी कम है। अब आप ही देख लीजिए कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें कुशल या दक्ष होना आवश्यक है, हमें प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इतने दिन जो हम विद्यालय में पढ़ते हैं वो हमारी कौशलता है, वो हमारे कुशल होने का अनुभव है। हम इतने साल पढ़कर क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ने लिखने के बाद हमारा जो भी स्कोप आगे होता है हम उसमें उस शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करते हैं और उसके बाद उस स्किल को सीखने के बाद हम कोई अच्छी नौकरी करते हैं जो मानवीय पूंजी में सहायक होती है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है मानवीय पूंजी में। अगर शिक्षा नहीं होगी तो वैसा मानव अविकसित कहलाएगा। आप अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शिक्षित हैं, तो हमारा देश विकसित अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। विकसित देश बहुत सारे अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, और हमारा देश जो है वो विकासशील की प्रगति पे है, मतलब एक न एक दिन यह विकसित हो जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो भारत को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। तो शिक्षा उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यहाँ हमारे भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत हद तक करप्ट है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाए तो भारत भी अमेरिका चाहे बहुत सारे ऐसे देश हैं उनकी तरह विकसित बन पाएगा। तो शिक्षा हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा है जो व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा की श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करती है। कुल उत्पादक देश के विकास में योगदान देती है। अब हम जीडीपी के बारे में अगर जानते हैं, जिसको हम ग्रोथ डेवलपमेंट बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। उसके तहत क्या होता है कि कोई भी देश में हम आसानी से देख सकते हैं कि कितने व्यक्ति शिक्षित हैं और कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं। तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे पास व्यापार व्यवसाय करने के लिए अनेकों मार्ग होंगे। लेकिन यह केवल एक ही परिभाषा हम शिक्षा के बारे में नहीं दे सकते, अनेक परिभाषाएं हैं जिसको हम आगे भी देखेंगे। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है? मानवीय पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप खुद भी सोच के देखिए कि अगर आप बीमार होते हैं तो क्या किसी भी कार्य में आपका मन लगता है? नहीं। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारा सारा जो मतलब थिंक है, सारा कुछ एक जगह स्थिर हो जाता है कि अगर हम जल्दी ठीक हो जाते हैं तो हम अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बीमार होते हैं तो उसी काम को हमें करने की इच्छा नहीं होती है। पूरे दिन आप बेड पे पड़े रहें और 3-4 दिन तक तो आपको रिकवर होने में समय लगेगा। तो इसीलिए स्वास्थ्य की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मानवीय पूंजी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ जो लिखा गया, चलिए उनको हम समझते हैं कि केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति है जो काम के साथ न्याय कर सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार होता है तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है यानी कि बुद्धि, वो भी कार्य नहीं कर पाती है सही ढंग से। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य भी अदा करती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन, देश के लिए दायित्व, कोई भी संगठन में ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता से काम न कर सके। अगर हम कभी बीमार होते हैं, आपसे पूछा जाए तो आप बीमार होते हैं तो आप उस दिन विद्यालय नहीं जा पाते। अगर आप स्कूल जा भी रहे हैं तो आपका वहाँ मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो इसके लिए जैसे आप बड़े स्तर पर सोचे तो जब भी आप कभी बड़े होंगे और आप अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले उस प्रक्रिया से आपको हटा दिया जाता है, क्योंकि किसी भी नौकरी को पाने में स्वस्थ का होना बहुत आवश्यक होता है, स्वस्थ शरीर का, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो न तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और न ही कोई कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है स्वास्थ्य की कि अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे हम सरकारी नौकरी ही कर रहे हैं,
तो वहाँ सबसे पहले आपका स्वास्थ्य चेक किया जाएगा कि आप जो है इस काम को करने में समर्थ हैं या नहीं। तीसरा है, स्वास्थ्य के लिए केवल किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है अपितु मानव संसाधन विकास में वर्धन करता है, जिस पर देश कई क्षेत्र निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता या बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचान करने में सहायता करता है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो कम बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी पावर शरीर की अगर अच्छी होती है तो मनुष्य कोई भी बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। वहीं अगर मनुष्य बहुत ज्यादा बीमार है तो वो न तो किसी कार्य को कर सकता है और न ही पढ़ लिख सकता है। अब चलिए हम जान गए कि स्वास्थ्य किस प्रकार हमारे लिए सहायक होते हैं मानव पूंजी में। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, ऐसा महात्मा गांधी भी कहा करते थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो उसमें स्वस्थ बुद्धि का विकास होगा, अगर हमारा शरीर अस्वस्थ होगा तो उसमें हमारी बुद्धि जो है वो भी अस्वस्थ होगी। तो स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र नहीं होता है। स्वास्थ्य में आपको शारीरिक वृद्धि, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दृढ़ता शामिल है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण एवं खाद मिलावट निवारण आदि बहुत ही क्रियाकलाप शामिल है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता और देश की उत्पादकता को कम करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज तो इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि जैसी कोविड-19 बीमारी के कारण आज बहुत सारे मनुष्य अस्वस्थ हैं। उनके कारण जो है बहुत सारी मृत्यु भी हो गई। कोई एक देश से प्रभावित नहीं है बल्कि बहुत सारे देश, समस्त जो है ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं वो सभी इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो आप खुद भी सोचिए कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होता है तो देश का भी विकास होता है। अभी मान लीजिए कि कोविड-19 से जिस तरीके से लोग जूझ रहे हैं तो पूरा देश जो भी उसकी अर्थव्यवस्था है वो क्या स्थिर है, रुक गई है। अगर चल भी रही है तो उसको सुधारने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य का होना, अच्छा होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम हर काम जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका प्रभाव जो है वो पूरे देश पर पड़ता है और आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। तो हम यह बात अच्छे से समझ चुके हैं कि मानवीय स्वास्थ्य जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षितता एक मनुष्य के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होती है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो किसी भी एक व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य जो है वो अमूल्य रूप से योगदान देता है। अब चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं खनन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के निर्माण में शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम किन चीजों को रखते हैं जिसमें मनुष्य कोई भी काम स्वयं कर सकता है, जैसे कि कृषि करना, वन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और खनन, ये सारे काम किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल होता है और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा, पर्यटन, जिसको हम लोग घूमना बोलते हैं, स्वास्थ्य आदि है, किसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक क्षेत्र और गैर आर्थिक क्षेत्र में क्या अंतर होता है। वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं उसके बदले हमें पारिश्रमिक दी जाती है तो वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बदले हमें आर्थिक पारिश्रमिक नहीं दी जा रही है तो वो क्रियाएं आर्थिक नहीं कहलाएंगी। आप खुद भी समझ लीजिए कि अगर आपकी माँ जैसे घर में खाना बनाती है तो उसको हम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपकी माँ किसी होटल में काम करती है उसके बदले आपको पारिश्रमिक दी जाती है तो वो चीजें आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। हम चलिए इसे अच्छे से समझ गए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। जब मनुष्य कार्य करता है उसके बदले उसे पारिश्रमिक दी जाती है। जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है और उसके बदले उसे पारिश्रमिक नहीं दी जाती है तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम इन दोनों चीजों में अंतर समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन कार्य में नियोजित होती हैं। मतलब महिलाएं जो हैं उनको पुरुषों के मुकाबले क्यों कम वेतन दिया जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी जो मानसिक सोच है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। महिलाओं के लिए यह सोच रखती है मायने कि हमारा देश सबसे पहले पुरुष प्रधान है। यहाँ पे महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को महत्व दिया जाता है। महिलाएं अगर पुरुषों के मुकाबले काम भी करती हैं तो उन्हें उतना सबल नहीं समझा जाता जितने मनुष्य होते हैं, क्योंकि वास्तविक तौर पर मनुष्य की यह सोच होती है कि जो महिलाएं हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो पुरुषों के मुकाबले कम होता है, और मतलब जो उनकी शारीरिक क्रियाएं होती है, शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जैसे मनुष्य का जो शरीर है जैसे पुरुष प्रधान हो गए तो वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं, और महिलाओं को जो है वो निर्बल समझते हैं। महिलाओं को समझते हैं कि वो घर में कार्य करने वाली एक मशीन की तरह है और महिलाओं को घर का ही कार्य संभालना चाहिए, बाहर का नहीं। तो ये रूढ़िवादी सोच
सोच है जिसे हमें पूर्ण तरीके से निरादर करना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। आज महिलाएं भी पुरुष से बराबर के साथ कार्य करती हैं, उन्हें शिक्षा में भी अधिकार है, नौकरी में भी अधिकार है, तो समान वेतन में अधिकार क्यों नहीं है? ये सिर्फ पुरुषों की ऐसी सोच है जिसके कारण वो महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर मानते हैं और उसे क्या करते हैं, कम वेतन देते हैं। उसके बाद ज्ञान व जानकारी के अभाव में जो महिलाएं होती हैं, जिन्हें नहीं पता है कि पुरुषों के मुकाबले उन्हें समान सैलरी दी जाए, तो वैसी महिलाएं भी क्या होती हैं, तो कम मतलब वेतन भोगती हैं। और मनुष्य जो महिलाएं हैं उनको अपने कानून के बारे में नहीं पता है, तो वैसी महिलाएं भी क्या होती हैं, कम वेतन भोगती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण महिलाओं को निम्न वेतन दिया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी जिसमें कोई रोजगार नहीं होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है। आज हमारे देश में बेरोजगारी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या है। यहाँ प्रत्येक घर में जो है बहुत सारे लोग आपको बेरोजगार दिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काम की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी काम नहीं कर पाते हैं, तो अशिक्षित व्यक्तियों को काम कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे 25 से लेके 59 वर्ष के व्यक्ति जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। विकासशील देश जैसे कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी अधिक देखी जाती है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी क्या होते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तविक में उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते। ऐसा किसी भी क्रिया के जुड़े परिवार के सदस्यों के साथ होता है। काम के 5 लोगों की आवश्यकता है, किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, जहाँ 3 लोग अतिरिक्त है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप गांव घरों में अगर देखे होंगे या जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप समझे कि मान लीजिए कि छोटा मोटा कोई परिवार है, गरीब है, उसके पास अपनी कुछ जमीन है जिसपे वो खेती करता है। 8 लोगों का परिवार है और एक मतलब खेती करने के लिए केवल 3 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई रोपनी कर रहा है या कोई हल चलाकर जो है खेत जोत रहा है, तो या पानी पटा रहा है, तो 3 लोग काफी हैं खेती करने के लिए, ऐसा सरकार भी मानती है। लेकिन अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो उसी जमीन पर 3 से अधिक लोग, 8 लोग लगे हुए हैं, 5 लोग एक्स्ट्रा, तो उनके पास काम नहीं है। अगर व्यक्ति बिना मतलब के 3 की जगह 5 व्यक्ति काम कर रहा है उसी जमीन पर जहाँ उसकी जरूरत नहीं है, तो वैसी बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि यदि इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाता है तो किसी भी तरीके से काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जैसे कि मान लीजिए कि गांव में कोई किसान होते हैं, वो अपनी भूमि पर कार्य कर रहे होते हैं, तो खेती का काम पूरे वर्ष नहीं चलता है। मान लीजिए कि गेहूं का सीजन है, वो गेहूं उगा लिया, उसके बाद कटाई बुआई के बाद उसके पास बहुत सारा अतिरिक्त समय बच जाता है जिसमें वो पैसे नहीं कमा सकता है, तो उसके अलावा उसको और भी कोई कार्य चाहिए, तो इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जब उसे कोई काम नहीं मिलता है। कुछ मान लीजिए कभी ऐसा वक्त आ गया कि मौसम खराब हो गया या बाढ़ आ गया, तो वैसे में उन्हें काम नहीं मिलता है, बिजाई कटाई निराई और गहाई की जाती है, तो कुछ महीनों में कृषि पर वे आश्रित हो जाते हैं और उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है। शिक्षित बेरोजगारी शहरों में एक सामान्य परिघटना बनी हुई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारी वाले अनेक युवा रोजगार पाने में असमर्थ है। एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारी में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आती है, क्योंकि कुछ वर्गों में अति विशेष जनशक्ति, अन्य क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी के साथ साथ विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों में बेरोजगारी व्याप्त है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी तकनीकी कौशल की कमी है। उपरोक्त के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। चलिए, बेरोजगारी तो हम समझ गए जहाँ हमारे पास काम नहीं, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी क्या है कि अगर हम पढ़ लिख लेते हैं उसके बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। कि यहाँ कहा जा रहा है कि मैट्रिक करने वाले लोगों को कहीं कहीं नौकरी तो मिल जाती है छोटे मोटे तौर पर, लेकिन जो पीजी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हायर स्टडी भी कर लिए और उनको नौकरी नहीं मिल पाता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे देश में नौकरी की काफी ज्यादा कमी है, बेरोजगारी पूरी तरीके से व्याप्त है। यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या जो एमए, पीजी या फिर ग्रेजुएशन या इंटर करके बैठी है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। इसका कारण बेरोजगारी ही है, क्योंकि व्यक्ति कुशल होने के बावजूद भी अगर नौकरी नहीं पा रहे हैं तो उसमें व्यक्ति की गलती नहीं है, देश में बेरोजगारी है, नौकरी की कमी है। सरकार इस चीज को दूर करने का प्रयास करे, तभी हमारा देश एक विकसित हो सकता है, अन्यथा ये विकासशील की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग अगर व्याप्त हैं भी तो उन्हें सही तरीके से उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके विचार से भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकते हैं? तो हमारी अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक कृषि क्षेत्र है। हाल में ही केवल कुछ वर्षों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण क्षेत्रों में गिरावट आई है, जैसा कि हमने ऊपर जाना कि एक ही भूमि पर 3 की अपेक्षा 5 लोग काम करते हैं, तो इस चीज को दूर करना चाहिए। सरकार को जो है समय समय पर जो है कृषि व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, किसानों को भूमि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोग एक से ज्यादा मतलब दूसरे जगह काम कर सके, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी दूर हो सके। कृषि के क्षेत्र में अधिशेष श्रमिक द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है।
इसलिए वो या तो मतलब आप देख लीजिए कि गांव के बहुत सारे लोग मुंबई या दिल्ली जाकर काम करते हैं श्रमिक वाला, तो इसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ कृषि व्यवस्था में सुधार नहीं है। तो सरकार को इस व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार करना चाहिए कि लोग पलायन न करें, अपने ही जगह पे रहकर जो है कार्य कर सके। यह कब होगा? जब कृषि व्यवस्था में सुधार होगा। तृतीय क्षेत्र का श्रम बहुत बड़ा अवशोषक विनिर्माण है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाँव से बाहर चले जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को कार्य अगर नहीं मिल पाता है तो लोग क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल में ही वर्षों में बीडीपी अथवा कॉल सेंटर में उद्योग में सर्वाधिक नौकरी के अवसर पैदा हुए हैं कि लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए कार्य करना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास जो है पॉकेट खर्ची नहीं रहते। अगर वे बाहर कार्य करने के लिए जाते तो वहाँ भी उन्हें पैसा चाहिए, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो है कॉल सेंटर में जॉब भी करते हैं ताकि वे अपने खर्चे को निकाल सकें। मध्यम रूप से शिक्षित युवा वर्ग के लिए यह वरदान साबित हुई क्योंकि कॉल सेंटर के रूप में एक अच्छा मतलब अवसर मिला है लोगों को। छोटे मोटे कार्य करने के साथ साथ वे पढ़ भी लेते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन यह एक सुव्यवस्थित कार्य नहीं है। सुव्यवस्थित कार्य कब होगा? जब हम पढ़ने के बाद कोई अच्छी नौकरी हासिल करें, तभी जो है हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए क्योंकि किताब में बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं जो हमें वास्तविक तौर पर काम नहीं आता। तो हमें किस तरीके का ज्ञान देना चाहिए, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए कि ऐसे बुक छापने चाहिए जिसमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा दी जा सके, जिसमें हम काम में सक्षम हो सके और पढ़ने लिखने के बाद जो है केवल किताबी ज्ञान ना काम आए, हमारे लिए तकनीकी ज्ञान भी काम आए। शिक्षा को अधिक कार्य उन्मुखी बनाने चाहिए। किसान के बेटों को साधारण स्तर तक शिक्षा देने की अपेक्षा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि खेत में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि किसान का जो बेटा है अगर हम उसे शिक्षित करते हैं अच्छे से कृषि के क्षेत्र में तो वो वहाँ अच्छा मतलब कर लेगा, अच्छा कार्य कर लेगा, अपने पिता के कार्य को भी आगे बढ़ा लेगा। तो यह बात सरकार को वैसे सोचनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र को और ज्यादा कार्योन्मुखी बनाया जाए, किसान के बेटे को उसमें ही शिक्षा ग्रहण करने दे, जिससे कि किसान अपने बेटे को बाहर न भेज सके, वो वहीं कार्य कर सके अच्छे से। तो इससे बेरोजगारी भी दूर होगी। शिक्षा के लोगों को स्वावलंबी एवं उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा के लिए योजना बनाई जानी चाहिए जिसकी प्रभावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसे क्रियान्वित करना चाहिए। रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी क्या करते हैं, रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। शिक्षा हमें वैसी ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे लिए तकनीकी रूप से कार्य आ सके और जो है हमें भविष्य में जो है रोजगार के अवसर मिल सके। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जा सकता है। सरकार इस पर ध्यान दे सकती है, इसे सुधार कर सकती है ताकि जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो बेरोजगार न हो, सबको रोजगार जो है वो मिल सके। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्या आप कुछ ऐसे गाँव की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुयात हो गया। हाँ, मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे अपने माली ने एक कहानी सुनाई और उसे यह कहानी याद है कि उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसके गांव के सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़कों, बाजार, यहाँ तक कि पानी व बिजली की उचित आपूर्ति नहीं थी। मतलब पहले एक माली बता रहे कि कुछ वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे न तो स्कूल था, अस्पताल था, सड़क थे और न ही बिजली थी। लेकिन गांव के लोगों ने पंचायत का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया और पंचायत ने एक स्कूल खोला जिसमें कई लोगों ने पढ़कर मतलब पढ़ाया भी और बच्चों ने क्या किया, यहाँ पढ़ा भी। तो पढ़ाने के साथ साथ उनको रोजगार भी मिल गया। जल्दी गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आने लगे, कई प्रकार की तकनीकों का विकास हुआ। अब गांव वालों के पास जो है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पानी एवं बिजली की भी उचित आपूर्ति उपलब्ध थी। सरकार ने भी जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए और कृषि एवं गैर कृषि क्रियाएं भी अब आधुनिक तरीके से की जा सकती हैं। आप भी अपने अगल बगल में देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले जो है अब किस तरीके से बहुत सारे व्यवस्थाओं में जो है सुधार आया है। और पहले बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं था लेकिन अब लोगों के पास रोजगार है। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगर हमें रोजगार देना है तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा जो लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। 15वां क्वेश्चन है कि किसी भी पूंजी से आप क्या मानते हैं या किससे अच्छा मानते हैं। इन सब में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी को आप अच्छा मानते हैं। जिस प्रकार भूमि, जल, खनिज हमारे लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, हम जानते हैं कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भूमि नहीं होता तो मनुष्य क्या खाता और कहाँ रहता। तो ये बहुमूल्य संसाधन है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं है, ये राष्ट्रीय संपत्तियों के उत्पादक भी है। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे कि भूमि और पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है क्योंकि भूमि और पूंजी का प्रयोग करते हैं। भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते हैं। हम लोग में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करते हैं तो जनसंख्या के बड़े भाग को परिसंपत्ति में बदला जा सकता है।
जैसे कि जापान के पास जो है बहुत सारी तकनीकी सुविधाएं नहीं है, भूमि बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी वो क्या है, मानवीय पूंजी के द्वारा जो है सबसे ज्यादा मतलब आगे विकसित देश है। इसलिए जापान को उगता सूरज का देश कहा जा सकता है, कहा जाता भी है। इस देश ने अपने लोगों के निवेश पर, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। अतः इन लोगों में अपने संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए कई बार तकनीक विकसित करते हुए अपने देश को समृद्ध विकसित बना दिया। और हमारे देश के पास सब कुछ होते हुए भी जापान जैसा हम लोग विकसित नहीं है। इस प्रकार मानवीय पूंजी अन्य सभी संसाधनों से क्या है, अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। यह बात जो है जापान मुख्य रूप से जो है साबित करता है कि वहाँ मानवीय पूंजी जो है अधिक बलवान है भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी से, क्योंकि मानवीय पूंजी ही एक ऐसी चीज है जब हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देकर उसे काफी ज्यादा जो है विकसित कर सकते हैं। तो चलिए अब यह जो वीडियो है इसे हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में भी इससे अधिक